बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपना लेक्चर उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी स्प्रेड ऑफ कैंसर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन फुल रखनी है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है सेलुलर एंड मोलिकुलर हॉल मार्क ऑफ कैंसर। मोलिकुलर हॉल मार्क ऑफ कैंसर, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 हमारे पास हॉल मार्क है कैंसर के। हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास नॉर्मली बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ जीन होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो हमारे पास क्या करा रहे होते हैं, सेल की प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन। अगर इस प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन। दिस विल कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन विच आर कैंसर कॉजिंग जीन, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन विच आर कैंसर कॉजिंग जीन, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक को हम लोग कहते हैं पैसेंजर म्यूटेशन और एक को हम लोग कहते हैं ड्राइवर म्यूटेशन, ठीक है। अगर आपके पैसेंजर ख़राब हो जाएं, ठीक है, तो हमारे पास गाड़ी फिर भी चलती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ड्राइवर अगर हमारे पास ख़राब हो जाए तो गाड़ी चलना इम्पॉसिबल हो जाती है। तो पैसेंजर म्यूटेशन में हमारे पास जो फिनोटाइप ऑफ द सेल होगी वो नॉर्मल होगी, जबकि यहाँ पर ड्राइवर म्यूटेशन के अंदर हमारे पास जो फिनोटाइप ऑफ द सेल होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैलिग्नेंट टाइप हो जाएगी या ट्यूमर टाइप होगी। तो ये हमारे पास नॉर्मली है। अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, हॉल मार्क की। 8 हॉल मार्क हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर ब्रीफली आएगा इंशाल्लाह, तो आप लोग उसका वेट करिएगा। ये 8 पॉइंट में थोरली जो है ना इसको एक्सप्लेन कर दूँ। पहला पॉइंट हमारे पास होता है सेल्फ सफिशिएंसी। क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स कि हमारे पास जो ट्यूमर सेल होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं जब आप लोगों को लास्ट टाइम भी करा रहा था कि हमारे पास नॉर्मली सेल जब अंडरगो करता है सेल डिवीजन में तो उसे स्टिमुलस चाहिए होता है नॉर्मली, लेकिन अगर हमारे पास ट्यूमर सेल है, मैलिग्नेंट सेल है, तो उसको हमारे पास ग्रोथ फैक्टर की नीड नहीं होती। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ग्रोथ फैक्टर की नीड नहीं होती किसको, ट्यूमर सेल को, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर का मैंने आप लोगों को सेकंड नाम बताया था, स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती। तो ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। ये अपने तमाम चीज़ें खुद बना रहे होते हैं, ठीक है। इनको किसी भी बाहर से ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल। ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं किसके अगेंस्ट, ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल। अच्छा, ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल क्या होते हैं, हमारे पास ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई हमारे पास म्यूटेशन हो जाए तो उस सेल को ये क्या कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं और उनको क्या करा देते हैं, किल करा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। तो यहाँ पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो यहाँ जो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल है ये कौन से जीन होते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसिव जीन होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। तो ये इनके खिलाफ ये लोग क्या करते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो हमारे पास जब इसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनहिबिशन नहीं होगी, तो हमारे पास ट्यूमर सेल ग्रोथ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पहले पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर की क्या है, नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हो रहा है किसका अगेंस्ट, ग्रोथ इनहिबिटरी। यहाँ जो सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर जो हमारे पास मेन रोल प्ले कर होता है वो ऑन्कोजीन्स होते हैं। मींस के जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो कन्वर्टेड इनटू दी ऑन्कोजीन्स, और यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो किसका अगेंस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। इन दोनों पर इंशाल्लाह ब्रीफ पे बात करेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन पर भी और प्रोटोन को जीन में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आप लोगों को बस थोरली बता रहा हूँ क्या हमारे पास ये क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इवेजन फ्रॉम अपोप्टोसिस। इवेजन फ्रॉम अपोप्टोसिस। अच्छा, इवेजन का मतलब क्या होगा, मतलब ये स्केप कर रहे हैं, स्केप कर रहे हैं किसको, अपोप्टोसिस को। ठीक है, तो ट्यूमर सेल हमारे पास इतने चालाक होते हैं कि ये हमारे पास ऐसे हमारे पास फैक्टर बनाते हैं जो सेल के अंदर जो है ना अपोप्टोसिस से सेल जो है ना दूर चला जाता है। तो हमारे पास क्या होता है एक्चुअली में, हमारे पास कोई भी अगर कोई डैमेज सेल हो गया, कोई भी ऐसा सेल हो गया, तो वो हमारे पास कहाँ चला जाता है, अपोप्टोसिस में। लेकिन जो ट्यूमर सेल है, ये ट्यूमर सेल हमारे पास क्या बनाते हैं, कुछ फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, या क्या करते हैं, ट्यूमर सेल के अंदर किस चीज़ की एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा BCL2, यह हमारे पास क्या है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटी एपोप्टोसिस का प्रोसेस मतलब अपोप्टोसिस नहीं होगी। BCL2 का लेवल ये लोग बढ़ाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को ये लोग क्या करेंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास जो साइटोक्रोम C है और हमारे पास SMACW है वो रिलीज नहीं होंगे साइटोप्लाज्म में। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो अपोप्टोसिस को क्या कर लेंगे, एस्केप कर लेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था, हाउ ट्यूमर सेल escape from the apoptosis। तो ये सारा मेथड था, ट्यूमर सेल विल फॉर्म मोर BCL2 and it will inhibit mitochondrial permeability, so the release of the cytochrome C and SMACW will not occur। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा, लिमिटलेस रेप्लिकेशन होगी। क्या होगी, लिमिटलेस रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, लिमिटलेस रेप्लिकेशन से क्या होगा, सेल बहुत ज़्यादा जो है ना बार बार सेल डिवाइड होता रहेगा। जब बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या होगा, सेल का बंच बन जाएगा, सेल का मास बन जाएगा, जो हमारे पास क्या कोज करेगा, एबनॉर्मल मास। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात भी की थी, एबनॉर्मल मास हमारे पास क्या होता है, न्यूप्लेजिया। तो न्यूप्लेजिया को कोज करता है। लिमिटलेस करेंगे मतलब ये इसकी रेप्लिकेशन जो है ना उसकी लिमिट लेस हो जाएगी, मतलब ये अनलिमिटेड जो है ना रेप्लिकेशन करेगा। बाय ये किस प्रोसेस के जरिए करता है, तो ये हमारे पास एक एंजाइम को एक्सप्रेस करता है अपने सेल के अंदर, जिसका नाम होता है टीलोमेरेज। क्या होता है, टीलोमेरेज की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। अच्छा, टीलोमेरेज नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये क्या है, एक एंजाइम है, लेकिन यहाँ से ये जाहिर हो कि ये कट करेगा टीलोमेर को, तो ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास टीलोमेरेज के को फॉर्म करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, टीलोमेर क्या होता है, ये एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसकी एंडिंग में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीलोमेर कहते हैं। अगर हर सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, ये टीलोमेर शॉर्टनिंग हो जाती है। टीलोमेर की शॉर्टनिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम होता है सेल डिवीजन का। ठीक है, उतनी दफ़ा ही सेल डिवाइड करता है, उसके बाद वो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ट्यूमर सेल के अंदर टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे पास मोर फॉर्म करेगा, क्या, टीलोमेर। ठीक है, जब टीलोमेर ज़्यादा बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, रेप्लिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सेल ज़्यादा टाइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा, ये जो टीलोमेरेज जो है ये नॉर्मली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जर्म सेल में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जर्म सेल में होता है। उसके अलावा ये हमारे पास स्टेम सेल में भी होता है, स्टेम सेल में भी होता है। लेकिन अगर ये हमें सोमेटिक सेल में नज़र आ जाए, सोमेटिक सेल में, तो यह हमारे पास किस चीज़ की निशानी है कि सेल कहाँ पर है, ट्यूमरी जेनेसिस में गया, ट्यूमरी जेनेसिस या कार्सिनोजेनेसिस में चले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन होता है किस चीज़ का, कि सेल अगर सोमेटिक सेल के अंदर टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई ये सेल हमारे पास क्या हो गया, ट्यूमरी जेनेसिस में चला गया या कार्सिनोजेनेसिस में हो गया। तो आप लोगों को फोर्थ पॉइंट भी होप सो क्लियर हो गया, लिमिटलेस रेप्लिकेशन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, एंजियोजेनेसिस। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, एंजियोजेनेसिस की फॉर्मेशन। ठीक है, एंजियोजेनेसिस। अच्छा, एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल फॉर द रिक्वायरमेंट कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्यूमर सेल।
क्योंकि हमारे पास जो ट्यूमर सेल होता है वो 1 to 2 मिलीमीटर ही जो है ना वो सरवाइव कर सकता है विदाउट ब्लड वेसल। ठीक है, तो 1 to 2 मिलीमीटर ये आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों की रोबिन्स में ये बात लिखी हुई है 1 to 2 मिलीमीटर ही है हमारे पास, इसके बियॉन्ड जो है ना हमारे पास ट्यूमर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर देयर सर्वाइवल वी रिक्वायर्ड ब्लड वेसल। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास मेन कॉज क्या है एंजियोजेनेसिस का, तो आप लोगों से पूछा जाएगा मेन फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंजियोजेनेसिस, तो हमारे पास हाइपोक्सिया। क्या है? हाइपोक्सिया। अच्छा, हाइपोक्सिया क्या करेगा, ये हमारे पास एक फैक्टर बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा ये फॉर्म करेगा, और इस फैक्टर से क्या होगा, ये हमारे पास और फैक्टर बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये हो गया बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जो कि हमारे पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एंजियोजेनेसिस। ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, सॉरी ये डी लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा एफ आएगा। ये हमारे पास क्या है, दो फैक्टर हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एंजियोजेनेसिस। तो आप लोगों को इस एंजियोजेनेसिस में क्या बात याद रखनी है कि मेन कोज क्या है, ये मेन फैक्टर कौन सा है, तो हाइपोक्सिया इज द मेन फैक्टर विच प्रोड्यूस ब्लड वेसल फॉर ट्यूमर सेल। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि 1 to 2 मिलीमीटर के बियॉन्ड हमारे पास ट्यूमर सेल जो है सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट ब्लड वेसल, और मेटास्टेसिस के लिए भी इसे क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा क्या था, मेथड था किसके लिए, एंजियोजेनेसिस के लिए। इसके बाद जो 6 पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या है, मेटास्टेसिस। क्या है? मेटास्टेसिस। अच्छा, मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, हमारे पास मिसाल के तौर पर ये ट्यूमर सेल जो है ना जहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ये हमारे पास प्राइमरी साइड क्या है ट्यूमर की, ये ट्यूमर की प्राइमरी साइड है, यहाँ से ये स्प्रेड होके ऐसे ऑर्गन में चला गया जहाँ पर ये ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं था, तो इसको क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। ये ट्रेवल करके गया, ठीक है, एक ऑर्गन में, लेट्स से वो हमारे पास क्या है, लेवर है। लेवर इज अ सेकेंडरी ऑर्गन होगा जहां पर ये हमारे पास क्या होगा, मौजूद नहीं होगा पहले, लेकिन क्या हुआ, स्प्रेडिंग के नतीजे में हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, जहां पर पहले मौजूद ना हो कैंसर सेल या ट्यूमर, लेकिन क्या हुआ, स्प्रेडिंग के नतीजे में वहां पर आ गया होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो हमारे पास आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि स्टमक जो है कैंसर होते हैं, 2 पेशेंट है हमारे पास आए स्टमक कैंसर, एक का स्टमक कैंसर हुआ है लेकिन उसको जो है ना मेटास्टेसिस नहीं हुआ, मतलब लंग कैंसर नहीं हुआ लेट्स से, तो और एक पेशेंट दूसरा आया उसको जो है ना स्टमक कैंसर हुआ है, साथ में लंग कैंसर भी हुआ। तो ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार एक के अंदर मेटास्टेसिस होगी और एक के अंदर ये तो नहीं होगी, तो ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, बिहेवियर डिसाइड नहीं करता है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, इसको जीन रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे पास। अभी हम लोग बात करते हैं मेटास्टेटिक जीन कौन सी होती है और एंटी मेटास्टेटिक जीन कौन सी होती है, लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि मेटास्टेसिस इज अ जेनेटिक प्रोसेस नॉट अ बिहेवियर प्रोसेस। ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, अगर आप स्मोकर हैं तब लंग कैंसर जो है वो हमारे पास स्टमक में स्प्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है, ये हमारे पास जेनेटिकली कंट्रोल है। अच्छा, तो हमारे पास जीन रेगुलेट कर रहे होते हैं, 2 तरह के जीन होते हैं, एक हमारे पास होते हैं मेटास्टेटिक जीन होते हैं, ठीक है, विच विल प्रोमोट क्या, विच विल प्रोमोट दी मेटास्टेसिस, और एक होते हैं एंटी मेटास्टेटिक। ठीक है, तो मेटास्टेटिक जीन के अंदर जो हमारे पास आ रहे होते हैं, आप लोगों ने जो नाम याद रखने, जो फर्स्ट डिस्कवर होता है उसका नाम है इजरिन। क्या है? इजरिन। ये हम लोगों ने किस में डिस्कवर किया, रेप्टोमायोसार्कोमा में। रेप्टोमायोसार्कोमा ये किसका कैंसर है, ये स्केलेटल, रेप्टो का मतलब ही क्या होता है, स्केलेटल मसल होता है। रेप्टोमायोसार्कोमा के अंदर ये हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कवर किया था इजरिन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, जैसे हो गया स्नेल हो गया, ठीक है, ट्विस्ट हो गया, ये भी हमारे पास जीन है जो कि मेटास्टेटिक को एनहेंस है। अच्छा, ये किसके अंदर मिलता है हमारे पास, ये ब्रेस्ट कैंसर में मिलेगा। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में हमारे पास ये मिलेगा। अच्छा, एंटी मेटास्टेटिक जीन के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो आप लोगों ने याद रखना है NM23, जो आप लोगों की बुक के अंदर लिखे हैं NM23 हो गया, काई 1 हो गया, ठीक है,
काई 1 हो गया, किस जीन हो गया, दीज आर एंटी मेटास्टेटिक। अच्छा, तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, सेल कंपैरिजन करेगा क्या है मेटास्टेसिस होगी या नहीं होगी, तो हम वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका क्या होता है, कंपटीशन होगा। जो जीन बढ़ जाएगा, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, उस साइड का जो है ना पल्ला भारी हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। अगर मेटास्टेटिक जीन इंक्रीज हुए तो मेटास्टेसिस होगी, अगर डिक्रीज हुए तो क्या होगी, मेटास्टेसिस नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी, मेटास्टेसिस। अभी हम लोग स्टेप ऑफ मेटास्टेसिस की बात करते हैं, जो कि मैं लास्ट टाइम कर भी चुका हूँ अपने उस वाले स्प्रेड ऑफ कैंसर वाले टॉपिक में, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ मेटास्टेसिस कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हमारे पास ट्यूमर सेल जो है ना, वो एक बंच में होता है, हमारे पास सेल प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, तो बंचिंग की फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ होल्ड ऑन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ट्यूमर सेल सेपरेट होंगे। अच्छा, ट्यूमर सेल किसके थ्रू जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ई कैडहेरेंट से एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़े होता है, जो कि क्या है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले क्या होगी, डाउन रेगुलेशन ऑफ द ई कैडहेरेंट हमारे पास क्या है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, इसकी डाउन रेगुलेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये सेल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप इज द हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ दी सेल। ठीक है, ट्यूमर सेल ब्रेक होंगे एक दूसरे से। ठीक है, फिर क्या होगा, ये सेल हमारे पास क्या करेंगे, ईसीएम डिग्रेडेशन करेंगे, ईसीएम डिग्रेडेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है, ईसीएम डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी, कैसे करेंगे, ये कुछ हमारे पास प्रोटीनेस एंजाइम, यहाँ ईसीएम क्या है, हमारे पास ज़्यादातर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से आप लोगों ने याद रखना है, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेस हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने यूरोकाइनेस प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ठीक है, और हमारे पास कैथेप्सिन डी, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये तमाम के तमाम क्या करेंगे, ईसीएम के अंदर जो प्रोटीन है उसकी डिग्रेडेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ट्यूमर सेल को रास्ता मिल जाएगा। डिग्रेडेशन हुई, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगी, ईसीएम के साथ ये क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे। ठीक है, ईसीएम इंटीग्रेशन, ये अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट के साथ ये क्या करेंगे, ये ट्यूमर सेल अपने ऊपर एक्सप्रेस कर लेंगे किस चीज को, इंटीग्रेन। ठीक है, इंटीग्रेन की ये लोग अप रेगुलेशन करेंगे, ई कैडहेरेंट की डाउन रेगुलेशन करेंगे, तो हम इसको कहते हैं एपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन। मतलब एपिथेलियम की क्या होगी, डाउन रेगुलेशन होगी, और हमारे पास मेसेंकाइमल जो चीजें हैं उसकी क्या होगी, अप रेगुलेशन, ये बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये किसके साथ मिलेगा, हमारे पास ईसीएम के अंदर जो रिसेप्टर होंगे उनके साथ बाइंड करेगा। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन से ये बाइंड कर सकता है, कोलेजन के साथ बाइंड कर सकता है, लेमिनिन के साथ बाइंड कर सकता है, इसी तरीके से हमारे पास मेट्रोनेक्टिन के साथ ये बाइंड कर सकता है, और फाइब्रोनेक्टिन। तो ये कुछ प्रोटीन है जिनके साथ ये बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप सेल का डिटेचमेंट, सेकेंड स्टेप हमारे पास ईसीएम डिग्रेडेशन, थर्ड ईसीएम अटैचमेंट, और चौथा क्या होगा, हमारे पास ये ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा, कैसे जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को रप्चर करके ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वेस्कुलर डिसेमिनेशन। ठीक है, ब्लड वेसल में जाके ये क्या करेगा, एम्बुलस फॉर्मेशन करेगा, एम्बुलाय फॉर्मेशन करेगा। मोस्टली ये किसके साथ करता है, प्लेटीलेट के साथ करता है। ये बात याद रखनी है, मोस्टली ये किसके साथ कर रहा होता है, प्लेटीलेट के साथ एम्बुलाय फॉर्मेशन कर रहा होता है। और यहाँ पर आके ये वेस्कुलर डिसेमिनेशन का प्रोसेस एंड हुआ, उसके बाद क्या होगा, दोबारा से यही स्टार्ट होगा, जिस ऑर्गन में जाना है वहाँ जाएगा और उसको वहाँ चला जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या है, मिसाल के तौर पर किडनी पे जा रहा है या हार्ट पे जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये अगर चला गया तो इसको हम कहेंगे होमिंग हो गई, ये इसकी होमिंग। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म था मेटास्टेसिस का। होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। एक दफा दोबारा आप देखेंगे, इंशाल्लाह दोबारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेवन स्टेप क्या होगा हमारे पास, इवेजन फ्रॉम इम्यून सिस्टम, इवेजन फ्रॉम इम्यून सिस्टम से भी ये छुप जाता है। ठीक है, इतना चालाक बंदा है हमारे पास, ट्यूमर सेल इतने चालाक होते हैं कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, ट्यूमर सेल जो है इम्यून सिस्टम से भी क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। कैसे, तो हमारे पास किसी भी सेल के ऊपर क्या होता है, हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, या हम लोग के एंटीजन होते हैं। तो हमारे पास साइटोटॉक्सिक CD8 टॉक्सिक सेल होते हैं। ठीक है, CD8
CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस भी आ सकते हैं इसमें। आप लोगों ने यही दो याद रखने हैं। अभी CD8 सेल क्या करते हैं, इनको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, एनगल्फमेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या कर लेगा, इसको खत्म कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एंटीजन की फॉर्मेशन को ही कम कर लेते हैं। ट्यूमर सेल क्या करेंगे, ये एंटीजन की फॉर्मेशन को कम कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, CD8 सेल इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास नहीं हो पाएगा। ये पहला स्टेप था, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या करेगा, कोटिंग कर लेगा, अपने सेल के ऊपर कोटिंग कर लेगा। कोटिंग कर लेगा किसके साथ, ग्लाइकोकेलिक्स की कोटिंग कर लेगा। ग्लाइकोकेलिक्स की जो है ना कोटिंग हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। जब ग्लाइकोकेलिक्स की कोटिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास ये बाहर से सेल आया या नहीं आया। तो इस तरीके से हमारे पास ये कर रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या कर रहा होता है, हमारे पास ये कुछ ऐसे अपने पास फैक्टर रिलीज कर रहा होता है जो हमारे पास क्या करता है, इसके साइड इसके जो है ना हमारे पास MSC कॉम्प्लेक्स को कम कर रहा होता है। MSC हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है जो बाइंड करता है किसके साथ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं वो दरअसल में। तो हमारे पास ये से बाइंड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास फिर भी क्या होगा, इवेजन हो जाएगी इम्यून सिस्टम से। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो हमारे पास क्या है, ये अपना जो भी एनर्जी हासिल करता है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू करता है, ठीक है। ये स्किप कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसके पास एक जीन होता है जिसको कहते हैं AKT जीन, ठीक है। AKT जीन होता है जिसकी वजह से ये इसको क्या करता है, स्किप कर देता है। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है, वार्बर्ग इफेक्ट, क्योंकि इसको एक वार्बर्ग साइंटिस्ट ने किया था, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्बर्ग इफेक्ट। तो ये इवेजन ऑफ इम्यून सिस्टम आप लोगों ने दोबारा देखना है कि हमारे पास कैसे होता है, रिवाइंड करके देखना, ठीक है। और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ट्यूमर सेल होते हैं, वो कैसे कर रहा होता है मैंने बता दिया, बाय एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सॉरी, एनर्जी फॉर्मेशन कैसे कर रहा होता है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए कर रहा होता है। कैसे स्किप करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसके पास एक जीन होता है AKT जीन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वार्बर्ग इफेक्ट। सो होप सो ये सारा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने बात करनी है किसकी, ट्यूमर सप्रेसर जीन की और प्रोटोऑन्कोजीन की। सो ये सारा का सारा था। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।